वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो लंदन में संपन्न हुई। ठीक है, और G7 का 47वां जो शिखर सम्मेलन है वह जून 2021 में लंदन में आयोजित किया जाएगा, यानी यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, देखिए 45वां हुआ था फ्रांस के बियारिट्ज में, 46वां अमेरिका में होना था, कैंसिल हो गया कोविड-19 के कारण 2020 वाला। अब ये 21 वाला होगा जून 2021 में लंदन में। ठीक है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो यूनाइटेड किंगडम ने जो है भारतीय प्रधानमंत्री को जून 2021 में आयोजित होने वाले अपने 47वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जो है अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है G7। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी जो है अतिथि देशों के रूप में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है G7 में। ठीक है, बात करें G7 की, तो G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो हर साल किया जाता है, यानी प्रतिवर्ष किया जाता है, और समूह के सदस्यों द्वारा रोटेशन के आधार पर जो है इस सम्मेलन की मेजबानी जो है की जाती है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो G7 का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? G7 का गठन कब हुआ था? 75, 76, 77, 78? 1975 में हुआ था, 1975 में। तो G7 जो है एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में। और भारत जो है वो G7 देशों का सदस्य नहीं है। ठीक है, उसमें शामिल नहीं है। G7 संगठन का कोई औपचारिक संविधान नहीं है, याद रखिएगा, और ना ही कोई इनका स्थायी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जो इसमें निर्णय लिए जाते हैं वो सदस्य देशों पर गैर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, अगर स्टेटमेंट बनाकर पूछे कि बाध्यकारी होते हैं तो बाध्यकारी नहीं होते, गैर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, बताइए। G7 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? जर्मनी है, इटली है, जापान है, चीन नहीं है। ठीक है, तो G7 देशों में जो देश शामिल हैं उनको याद करने का तरीका यही है, इटली, जर्मनी और जापान। ठीक है, ये यूरोप के हो गए। दो को और पकड़िए, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। ठीक है, फिर आ जाइए नॉर्थ अमेरिका में, ऊपर से कनाडा उठा लीजिए, बीच में से अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका। चीन इसमें नहीं है, भारत हो तो भारत भी नहीं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर जी निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन 2018 में कंपनी अधिनियम की धारा 132 के तहत किया गया और यह एक लेखांकन नियामक संस्था है। राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण, बताइए कौन सा सही है इनमें? दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, इससे रिलेटेड दोनों के दोनों स्टेटमेंट ऊपर वाले करेक्ट हैं। इसके अलावा आपको इसका याद रखना मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने माई बॉडी इज़ माई ऑन शीर्षक से विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी किया। ठीक है, यह पहली बार है जब इस रिपोर्ट में शारीरिक स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। माई बॉडी इज़ माई ऑन शीर्षक। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अच्छा, पूछा क्या गलत पूछा है? तो ये तो दोनों सही हैं, तो डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने माई बॉडी इज़ माई ओन शीर्षक से विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी की है। रिपोर्ट में पहली बार शारीरिक स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का सहायक अंग है। क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक भागीदारी समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है? कंबोडिया है, म्यांमार है, चीन है। ठीक है, म्यांमार है, चीन है, भारत ही नहीं है इसमें। तो क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक भागीदारी समझौते में दक्षिण कोरिया है, चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड के साथ जो है आसियान के 10 देश शामिल हैं, भारत इसमें शामिल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का मेंबर है? आसियान का मेंबर नहीं है। देखिए G7 के मेंबर कौन, आसियान के मेंबर कौन, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ब्रिक्स के कौन, सार्क के कौन, ये पूछ लेते हैं। आसियान में टोटल 10 कंट्री हैं। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, पापुआ न्यू गिनी नहीं है। तो पापुआ न्यू गिनी जो है आसियान का पर्यवेक्षक राष्ट्र है, ठीक है, पर्यवेक्षक राष्ट्र है, उसका मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर। बाकी जो इसके 10 मेंबर हैं वो सिंगापुर है, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार और फिलीपींस। चीन है इसमें? नहीं है चीन इसमें। भारत है? नहीं है। पाकिस्तान नहीं, अफ़गानिस्तान नहीं, नेपाल नहीं, ठीक है, मालदीव भी नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 8वां प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दीनदयाल कौशल योजना के तहत देश भर में, ठीक है, पूर्व छात्रों की बैठकें आयोजित की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सन 2014 में अंत्योदय दिवस पर इस योजना की घोषणा की थी, ठीक है, बताइए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2014 में अंत्योदय दिवस पर इस योजना की घोषणा की थी। बिल्कुल, दोनों के दोनों सही हैं। अंत्योदय दिवस निम्नलिखित में से मनाया कब जाता है? वैसे अंत्योदय दिवस मनाया जाता है सितंबर में, 25 सितंबर को। तो प्रत्येक वर्ष जो है 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2014 में भारत सरकार ने 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। 6 साल हो गए। एक ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस को निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच चलाया गया है? मिताली एक्सप्रेस चली है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू जलपाईगुड़ी व ढाका के बीच, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू जलपाईगुड़ी व ढाका के बीच एक नई यात्री रेलगाड़ी 27 मार्च 2021 से जो है शुरू की गई, ठीक है। 27 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ने जो है वर्चुअली तौर तरीके से, ठीक है, दोनों देशों के बीच इस तीसरी रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, भारत बांग्लादेश के बीच। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की थी, ठीक है। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को अथवा संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने अहिंसा या अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बताइए। मतलब व्यक्ति को भी मिल सकता है, संस्थाओं को भी मिल सकता है, ठीक है, जिन्होंने अहिंसा या अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिल्कुल। और 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। पहला वाला भी करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है। सी है इसका आंसर। तो भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में महात्मा गांधी के 125वें बर्थडे पर की गई थी, ठीक है। इस पुरस्कार के तहत मिलता है एक प्रशस्ति पत्र और 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है, ठीक है। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने अहिंसा या अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिला किसको है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई, ठीक है। अभी 21 में दी गई है, मतलब घोषणा की गई है कि 20 का किसको मिलेगा और 19 का भी जिसको मिलेगा उसकी भी घोषणा की गई है। तो 20 का मिलेगा, मतलब जिनको दिए जाने की घोषणा की गई, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, और 19 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, ठीक है, ओमान के वो नीचे वाले। तो देखिए, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा और वर्ष 2019 के लिए यह पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया जाएगा, ठीक है। तो 19 के लिए कबूस बिन सैद अल सैद और 20 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में NV रमना को नियुक्त किया गया है और इस पद पर उनका कार्यकाल 26 अक्टूबर 2025 तक होगा। बताइए कौन सा करेक्ट है।
2025 बहुत ज़्यादा है, 24 तक भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 26 अगस्त 2022 तक होगा। ठीक है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है केवल। NV रमना 48वें, 47वें कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, केवल एक है भाई। तो भारत के 47वें न्यायमूर्ति SA बोबड़े यानी शरद अरविंद बोबड़े की सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 48वें मुख्य न्यायमूर्ति NV रमना 24 अप्रैल 2021 से उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया और 26 अगस्त 2022 तक वो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति रहेंगे, 2022 तक। ठीक है ना, 23 है ना 24 है, 25 तो बहुत दूर है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। काला नमक चावल महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया? काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया सिद्धार्थनगर जिले में, यूपी के। ठीक है, लखनऊ में भी कुछ आयोजित किया गया, झांसी में भी कुछ, देखते हैं क्या क्या। तो 13 से 15 मार्च 2021 को काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित किया गया। झांसी में मनाया गया स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में मनाया गया गुड़ महोत्सव। ठीक है, ये मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है यूपी में, PCS में। अंतिम प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया जो कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का एक राज्यकीय पक्षी है। ठीक है, शीला दीक्षित की सरकार में घोषित किया गया था। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है और 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है और विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, शहीदी दिवस, विश्व वानिकी दिवस और विश्व गौरैया दिवस। तो 15 प्रश्न थे ये, करंट से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें, कोविड से बचे रहें। ठीक है, संक्रमण मुक्त रहें, समय का सदुपयोग करते रहें। पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है यूपी PCS का। ठीक है, लेकिन कोई फर्दर डेट तो दी नहीं गई है, इसलिए हर दिन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।